Good morning. Welcome to e-learning class 11 physics class. Okay, we'll continue properties of liquids. हम लास्ट क्लास properties of liquids डिस्कस कर रहे थे और हम आगे आज पढ़ेंगे. ओके, और एक चीज आज हम पढ़ेंगे. टुडेस डेट हम लिख सकते हैं कि 28/01/2021. ठीक है. अच्छा, आज हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ. क्या पढ़ेंगे? स्टोक्स लॉ. ओके, देखिए एक्चुअली स्टोक्स लॉ ये एक एक्सपेरिमेंटल है, इसमें कहीं कुछ डेरिवेशन हमको नहीं है. ठीक है, बस इसको याद रखना है इस स्टेज पर. ये स्टोक्स साइंटिस्ट हुए, उन्होंने ये लॉ स्टेट किया है. ठीक है, इसको क्या इसमें है कि एक लिक्विड है. तो लास्ट टाइम हम पढ़े थे कि लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन तो एक ऑपोजिंग फोर्स है. फ्रिक्शन क्या है? ऑपोजिंग फोर्स है. ठीक है, तो एक लिक्विड जब मूव करता है तो लिक्विड का एक लेयर दूसरा लेयर को अपोज करता है. ठीक है, और उसी का जो अपोजिशन फोर्स है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी. उसको हम क्या कहते हैं? विस्कोसिटी. तब देखिए स्टोक ने एक एक्सपेरिमेंट किया. उन्होंने एक स्पीयर, एक सॉलिड स्पीयर, एक हो सकता है कि एक आयरन का स्पीयर हो, इसको इन्होंने ड्रॉप किया. तो ये ड्रॉप करके नीचे आया. तो ये कहीं ना कहीं ये जो सॉलिड स्फीयर इसके अंदर है, ये नीचे आया तो एक सॉलिड बॉडी एक लिक्विड के अंदर मूव करता है. ठीक है, तब देखिए ये देखा गया कि इसके इमीडिएट कांटेक्ट में जो लिक्विड का लेयर है, क्योंकि लिक्विड कैन बी थॉट ऑफ एज कंसिस्टिंग ऑफ मेनी लेयर्स. ठीक है, तो ये इमीडिएट इसका जो एक लेयर है, इसके बाद एक लेयर है, इस तरह से जो लेयर्स बना है, इधर भी एक लेयर है, फिर एक लेयर है, फिर एक लेयर है, ऐसे जो 3-4 लेयर बना है. तो ये लेयर्स इसका मोशन को अपोज करता है. ठीक है, क्योंकि लिक्विड का भी फ्रिक्शन है, तो लिक्विड सरफेस जैसा ये बिहेव कर रहा है और उस सरफेस के ऊपर ये स्फीयर मूव करने की कोशिश कर रहा है. तो एक लिक्विड का लेयर दूसरे लिक्विड लेयर को मूव करने जैसे रोकता है, तो उसी को हम विस्कियस फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पे किसके बीच में विस्कियस फोर्स है? एक है सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड द लिक्विड सरफेस. ठीक है, देखिए कंसिडर ए स्मॉल sphere of radius r falling through a, ठीक है, falling through a viscous liquid ठीक है, of coefficient of viscosity eta. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या है? eta. ठीक है. अच्छा, देखिए when the sphere of radius r moves through a liquid, when the
the sphere of radius r moves through a liquid, okay, then a viscous force is offered by the liquid surface to the solid sphere. ठीक है, which opposes the motion of the sphere. और ये फ्रिक्शनल फोर्स है तो ये ओपोज करने वाला टेंडेंसी रखता है, which opposes the motion of the sphere. Which opposes the motion of the sphere. ठीक है, इसको मिटा दिया जाए. ठीक है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू स्टोक्स F is equal to the viscous force, ठीक है, by the liquid to the solid sphere. ये एक्सपेरिमेंट स्फीयर के लिए किया गया है ऑफ रेडियस r. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटली स्टोक ने इसको दिया, लिखा कि 6 पाई ईटा r v, 6 पाई ईटा r v. ठीक है, v क्या है, जिस वेलोसिटी में ये स्फीयर मूव कर रहा है, जिस वेलोसिटी में ये स्फीयर मूव कर रहा है v है. r क्या है, रेडियस ऑफ द स्फीयर. ठीक है, ये जिस वेलोसिटी में नीचे आ रहा है v, ठीक है, r क्या है, इसका रेडियस है इस स्फीयर का. ठीक है, और ये लिक्विड है, दोनों साइड में क्या है, ये लिक्विड है, और ये v वेलोसिटी में मूव कर रहा था लिक्विड के अंदर. तो वैल्यू क्या है, विस्कस फोर्स इसके ऊपर क्या लगेगा, 6 पाई मतलब 3.14. ठीक है, इसको कहते हैं स्टोक्स लॉ. This is called Stokes law. तो ये फ्री फॉल अगर कोई कर रहा है, कोई लिक्विड के अंदर कोई स्फीयर अगर फ्री फॉल कर रहा है, मतलब ड्यू टू ग्रेविटी इफ इट इज कमिंग डाउन और स्ट्रेट भी मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टली भी मूव कर रहा है, तो ये विस्कस फोर्स लगना है. किसी भी तरह का मूवमेंट होगा, चाहे वो वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन हो, एक स्फीयर अगर एक सॉलिड के एक लिक्विड सरफेस के अंदर हॉरिजॉन्टली भी फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, तब भी ये एप्लीकेबल है. ठीक है, इसको मिटा दो, यू जस्ट नोट डाउन स्टोक्स लॉ. आज हमने पढ़ा स्टोक्स लॉ, मिटाता हूं इसको. ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म यहां पे है. ठीक है, स्टोक्स लॉ तो मैथमेटिकल है, विस्कस फोर्स का मैग्नीट्यूड ये बताता है. ठीक है, आज हम और एक टर्म भी पढ़ेंगे, टर्मिनल वेलोसिटी. क्या पढ़ेंगे हम लोग आज, टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है, देखिए ये टर्मिनल वेलोसिटी भी उसी टाइप का एक है कि एक कंटेनर है,
एक कंटेनर के अंदर एक विस्कियस लिक्विड को हमने रखा हुआ है। किसको हमने रखा हुआ है? एक विस्कियस लिक्विड को हमने रखा हुआ है। ठीक है, और उसमें एक स्पीयर है ऑफ रेडियस आर। ठीक है, विच इज फॉलिंग फ्रीली। ठीक है, हम लिखेंगे यहां पे कंसीडर ए स्पीयर of radius r, ठीक है, of radius r falling। ये एक स्पेशल केसेस फॉल के लिए, हॉरिजॉन्टल मूव की डिस्कस नहीं हो रहा है, एक फ्री फॉल हो रहा है अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी स्पीयर ऑफ रेडियस आर फॉलिंग थ्रू ए liquid, okay, liquid of viscosity eta, of viscosity eta। ठीक है, रो मान लेते हैं कि डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड्स। आर हो गया रेडियस। ठीक है, तो डेंसिटी लिक्विड का डेंसिटी है। देखिए ये एक्चुअली इसमें है क्या थ्योरी, लेट अस सी। जब ये फ्री फॉल कर रहा है, इसमें क्या क्या फोर्सेस एक्ट हो रहा है पहले सोचा जाए। ठीक है, देखिए इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड है, वेट क्या है? डाउनवर्ड है। ठीक है, देखिए वेरियस फोर्सेस एक्टिंग on the sphere during free fall। ड्यूरिंग फ्री फॉल के टाइम में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ठीक है, नंबर 1 वेट डाउनवर्ड है। मैंने एक डाउनवर्ड सिंबल इसके साइड में लगा दिया हूं कि द वेट विच एक्ट्स डाउनवर्ड। ठीक है, ये m इंटू जी है। वेट क्या है? m इंटू जी है, मास ऑफ द स्फीयर, वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ द स्फीयर, मास ऑफ द स्फीयर। ओके, लिख लीजिए। सबसे पहला है कि इसका वेट डाउनवर्ड है। ठीक है, इसको बढ़िया से हमको समझना होगा। ठीक है, दूसरा फोर्स क्या लग रहा है मैं लिखता हूं। देखिए आप इसको लिख लीजिए, कंसीडर द स्फीयर ऑफ रेडियस आर फॉलिंग टू ए लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ठीक है, रो क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है। रो क्या है? लिक्विड का डेंसिटी है। ओके, ठीक है। नंबर 2, ठीक है। नंबर 2 क्या है? इसका जो अपथ्रस्ट है,
ये अपवर्ड होता है, ठीक है। लिक्विड एक अपथ्रस्ट ऑफर करता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से, ठीक है। नंबर 2, मान लेते हैं इसको F मानते हैं, ठीक है, F1 सपोज से, द अपथ्रस्ट, ये अपवर्ड है, ये अपथ्रस्ट, इस साइड में हमने एरो मार्क दिया है, मतलब ये अपवर्ड एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड इसका वेट है। सो द अपथ्रस्ट acting on the sphere by the liquids, ठीक है। अपथ्रस्ट होता है ना कि द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड होता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। तो ये कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, जितना ये वॉल्यूम का स्पीयर, वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर, क्योंकि वॉल्यूम जैसे ही अंदर जाएगा उतना वॉल्यूम ये सॉलिड स्पीयर ऑक्युपाई कर लेगा, उतना लिक्विड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि द वेट ऑफ liquid displaced the weight of liquid, जितना लिक्विड ये डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। अच्छा, ये कितना होगा, कितना लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, which is equal to the volume of the sphere, ठीक है। तो उतना वॉल्यूम का, तो वेट का मतलब है कि, ठीक है, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, तो ये हो जाएगा वेट मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो कितना मास का है, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिक्विड का डेंसिटी इंटू इसका वॉल्यूम है 4/3 πr³। इतना मास का लिक्विड डिस्प्लेस करेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड मतलब वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ठीक है, क्योंकि स्फीयर अंदर जाके जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा उतना वॉल्यूम का वाटर डिस्प्लेस हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इंटू डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू मास, ठीक है, इंटू जी, ठीक है। ये फोर्स अपवर्ड है, 2 फोर्स हो गया, ठीक है। 3 नंबर फोर्स क्या है मैं लिखता हूं यहां पे, ठीक है। 3 नंबर फोर्स क्या होगा, जैसे हमने कहा कि स्टोक्स लॉ के हिसाब से द विस्कियस फोर्स, ठीक है। 3 नंबर फोर्स है द विस्कियस फोर्स, विस्कियस ड्रैग भी कह सकते हैं, ड्रैगिंग, विस्कियस फोर्स ऑन द स्फीयर बाय द लिक्विड्स, बाय द, ये भी देखिए ये स्फीयर नीचे आ रहा है, तो देखिए ये तो अपथ्रस्ट हो गया, मान लेते हैं F1 है, ये भी F2 है जो कि विस्कियस फोर्स है, ठीक है, ड्यू टू द फ्रिक्शन। ये अपथ्रस्ट ड्यू टू द फ्री फॉल है, अपथ्रस्ट होता ही है, ठीक है। तो ये अपथ्रस्ट अलग है और ये विस्कियस फोर्स अलग है, 2 अलग अलग फोर्सेस है जो कि अपवर्ड एक्ट हो रहा है। एक ही डाउनवर्ड फोर्स है, दैट इज वेट, ठीक है। सो द विस्कियस फोर्स ऑन द स्फीयर बाय द लिक्विड, ठीक है, ये F2 है, ये स्टोक्स लॉ के हिसाब से 6π∗RV है, 6π∗RV है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब ये सॉलिड स्फीयर नीचे गिरेगा, इसके ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक डाउनवर्ड फोर्स जो इसका वेट है, और 2 अपवर्ड फोर्सेस, एक अपथ्रस्ट एक विस्कियस फोर्स। तो जैसे जैसे ये गिरेगा ना, तो फ्री फॉल में तो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इनिशियली ये एक्सेलरेट करेगा, इनिशियली ये क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा, ठीक है। तो बिगिनिंग में ये एक्सेलरेट करेगा, लेकिन जैसे जैसे आएंगे ये विस्कियस फोर्स थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगेगा,
क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता जाता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, इंक्रीज करता रहता है, ठीक है। एक टाइम आएगा टोटल डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्सेस हो जाएगा। ये दोनों अपवर्ड फोर्सेस जितना मैग्नीट्यूड का होगा, टोटल डाउनवर्ड फोर्स का मैग्नीट्यूड, वेट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, तब ये एक्सेलरेट और नहीं करेगा। इनिशियली तो वेट ज्यादा होगा, तो ये जैसे ही गिरेगा कुछ दूर तक ये एक्सेलरेट करेगा, उसके बाद इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये एक कांस्टेंट वेलोसिटी में अब नीचे आएगा लिक्विड के अंदर, और ये जिस कांस्टेंट वेलोसिटी में नीचे आएगा आफ्टर इक्विलिब्रियम, उसको कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इट इज द कांस्टेंट वेलोसिटी एट विच द लिक्विड फॉल्स फ्रीली। नॉर्मली फ्री फॉल में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहां पर भी एक्सेलरेशन पहले रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगा। उसके बाद जैसे जैसे अंदर जाएगा लिक्विड के अंदर, फ्रिक्शनल फोर्स और बढ़ते जाएगा और एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो उसके बाद कुछ डिस्टेंस के बाद, फ्री फॉल के बाद, कुछ डेप्थ के बाद वो धीरे धीरे कांस्टेंट वेलोसिटी में ड्रॉप होना स्टार्ट करेगा, एंड दैट कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। कल हम इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी निकालेंगे, क्योंकि सारा चीज तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, सबका मैथमेटिकल, ठीक है। तो ये दोनों फोर्सेस को इक्वल करके v के लिए एक डेरिवेशन हम निकालेंगे।